इस प्रैक्टिस सेट के 50 प्रश्न हम पहले कर चुके हैं और आज फिर दोबारा से 50 प्रश्नों की ये सीरीज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। अभी टारगेट में हमारे में है, आप चाहे किसी भी हिंदी साहित्य की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो हिंदी की, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हमारी सीरीज चल रही है, तो आप ज़रूर जुड़ें। जीआईसी प्रवक्ता हमारा सबसे पहले टारगेट पर है और उसका पेपर कैसा आएगा, बच्चों के मन में कहीं न कहीं ये डर भी लगा हुआ है कि कहीं इतना ईज़ी आएगा, तो हम मेहनत क्यों ही करें? बच्चे ये सोचते हैं कि अगर टीजीटी के जैसे आएगा, तो फिर मेहनत किसके लिए करनी है? भई ये सोच कर के आप बैठ तो नहीं सकते हैं ना, है ना? बैठ तो नहीं सकते ये सोच कर के कि ईज़ी आएगा, हम मेहनत ना करें। जिस राह पर आप चल रहे हो पहले से ही, उस पर चलते रहिए, पीछे मुड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, पेपर चाहे ईज़ी आए या कठिन आए, ईज़ी तो आप कर ही लोगे, लेकिन कठिन आ गया तो फिर क्या करोगे, है ना? पेपर कैसा भी आ सकता है, आयोग दोनों के अलग-अलग हैं, तो ये टीजीटी जैसा तो नहीं आएगा, है ना? ये हम बता सकते हैं अनुमान से। और तो आप ज़रूर ये क्लासेस देखिए, लेकिन ये जो क्लासेस मैं करवा रही हूँ, इनमें ज़्यादा ना तो मैंने बहुत कठिन प्रश्न रखे हैं और ना ही ज़्यादा ईज़ी रखे हैं, ठीक है? तो आप मुझे ये बता देना बाद में आपको क्लास कैसी लगी है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। इनमें से नई कविता की प्रवृत्ति कौन-सी नहीं है? 51 से ये सीरीज़ शुरू हो रही है, इससे पहली क्लास आप देख लीजिएगा, मैं करवा चुकी हूँ 3-4 प्रैक्टिस सेट इससे पहले। राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? जीवन के प्रति आस्था तो इसकी विशेषता रही है। नई कविता की अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि इसमें है। जीवन मूल्यों का पुनर्परीक्षण और व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। ये इसका गलत है, ये व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में, ये नई कविता की प्रवृत्ति, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नरेश मेहता की रचनाएं कौन-कौन सी हैं? इनमें से कौन सी हैं जो नरेश मेहता की रचनाएं हैं? संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे, ये किसकी हैं? संसद से सड़क तक, ये तो आप जानते ही हो किसकी हैं ये, धूमिल की हैं, है ना? किसकी हैं ये? धूमिल की हैं। सैर अब भी संभावना है व एक पतंग अनंत में, ये अशोक वाजपेयी जी की हैं। महाप्रस्थान व प्रवाद वर्ग, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ये नरेश मेहता की रचनाएँ हैं। और इसके बाद जो रचनाएँ आ रही हैं, चाँद का मुँह टेढ़ा है और एक साहित्यिक की डायरी, ये किसकी हैं? मुक्तिबोध की हैं, ठीक है? सभी को याद रखना। सोए पलाश देखेंगे, ये रचनाकार हैं। शीर्षक नवगीत संग्रह के, यानी कि ये जो नवगीत संग्रह है, ठीक है? इसके रचनाकार कौन है? थोड़ा-सा मतलब टाइप होने में गलती हुई है इसमें। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सोए पलाश देखेंगे के रचनाकार कौन है? सीधा आपको यही बताना है, तो 53 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भई? ये नचिकेता का है रचना, ठीक है? किसकी है ये? नचिकेता की है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। कविता या घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा 54 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है, ये धूमिल की, जो धूमिल की संसद से सड़क तक कविता है, उससे ये पंक्ति ली गई है, ठीक है? सुदामा पांडे की धूमिल की ये पंक्ति है और ये किस रचना से ली गई है? संसद से सड़क तक, ठीक है? संसद से सड़क तक ली गई है। भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? भाषा योग वशिष्ठ का रचनाकाल क्या है? ये राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा, ठीक है? जो कि एक गद्य रचना मानी जाती है। और यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1741 ईस्वी, ठीक है? 1741 में ये रचना लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? इस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या फिर नासिकेतोपाख्यान। प्रेम सागर आप जानते हैं किसका? लल्लू लाल का है, तो लल्लू लाल से तो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे, है ना? और लाल चंद्रिका भी किसका है? तो लल्लू लाल का। ये दोनों तो लल्लू लाल की हो गई और ये किससे संबंधित थे? फोर्ट विलियम कॉलेज से। रानी केतकी की कहानी और नासिकेतोपाख्यान किसका है? सदल मिश्र का है। किसका है? सदल मिश्र का है। तो ये दोनों तो मतलब थे, लेकिन जो रानी केतकी की कहानी है इंशा अल्लाह खान की है और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं थे। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लल्लू लाल हो जाएगा। उर्दू को इन्होंने क्या कहा है? यामिनी भाषा कह करके पुकारा है। इनकी प्रमुख रचनाएं यहाँ पर देख लीजिए, सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, प्रेम सागर, ठीक है, शकुंतला नाटक, माधो नल, ब्रज भाषा व्याकरण भी इन्होंने लिखा है।
आगे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा व्याकरण में धीरेन्द्र वर्मा का नाम भी आता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंशाअल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, मतलब किस प्रकार के शब्दों से अपनी रचना को ये मुक्त नहीं रखेंगे। देखो, फारसी, गवारी, भाकापन या तत्सम। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तत्सम शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा इन्होंने नहीं की थी। बाकी फारसी बोली को ये अपनी रचनाओं में नहीं लेंगे, गवारी भाषा को भी नहीं लेंगे और भाकापन को भी नहीं लेंगे। भाका कहा जाता है हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा को, ठीक है। इतना सुन के पात शाही जी, श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध इनमें से किस रचना से लिया गया है, ठीक है। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? 59 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? 84 वैष्णवों की वार्ता, चंद छंद वर्णन की महिमा। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा। और ये किसका है? गंग कवि की रचना है। किसकी है? गंग कवि की रचना है। और इन्हीं से इससे ये पुस्तक से ये पंक्तियां ली गई हैं, ठीक है। गंग कवि जो कि अकबर के दरबारी कवि थे। आगे, ना खास हिंदी ना खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो। ना तो पूरी तरह से चाहे हिंदी हो और ना ही उर्दू होनी चाहिए, दोनों मिली जुली होनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये मिश्रित भाषा पर बल किसने दिया था? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएगा। और इसमें ये भी पूछा जाता है संस्कृत निष्ठ हिंदी को प्रयोग करने पर कौन बल देते थे? तो ये राजा लक्ष्मण सिंह थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अध्यात्म रामायण का रूपांतरण रामचरित नाम से किसने किया है? अध्यात्म रामायण का रूपांतरण रामचरित नाम से किसने किया है? अगर आप चाहते हो कि ये क्लास आपके लिए रेगुलर क्या बल्कि हमेशा ही चलती रहे इसी तरह से, डेली कम से कम 50 या 100% हम आपको करवाते रहेंगे। आप ज्यादा बच्चे देखोगे तो करवा देंगे 100 भी। तो इस तरह से अगर चलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना अगर पसंद आ रही है तो, और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। हाई भी जरूर कर दिया करो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। 61 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सदल मिश्र। अध्यात्म रामायण का जो रूपांतरण है वो रामचरित नाम से किसने किया था? सदल मिश्र ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रहसनों में से एक जीपी श्रीवास्तव के द्वारा रचित नहीं है। इनमें से जीपी श्रीवास्तव के द्वारा कौन सा प्रहसन नहीं लिखा गया है? तो 62 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लवड़ धो। ठीक है, लवड़ धो किसका है? तो ये बद्रीनाथ का है। लवड़ धो ये किसका है? बद्रीनाथ का है, याद रखना, इनका नहीं है। आगे, आचार्य शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? शुक्ल जी हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसको मानते हैं? कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो यहाँ पर हमारा 63 में राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। ये पहला मौलिक नाटक है और ये किसका है? भारतेंदु जी का है, ठीक है। ये भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक है और शुक्ल जी ने इसी को पहला मौलिक नाटक माना है, जबकि भारतेंदु जी ने किसको माना है? तो अपने पिता के द्वारा जो नाटक लिखा गया था नहुस, उसको माना है, ठीक है। आगे, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे। तिमिर बोलते हैं अंधकार को, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे। यहाँ पर हमारा 64 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंधा युग हो जाएगा, ठीक है। अंधा युग 1955 में प्रकाशित एक गीति नाट्य है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया है। आगे, इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति कौन सी है? कालिदास के जीवन पर, देखो वैसे तो ये सारे ही नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं? मोहन राकेश के नाटक हैं, लेकिन कालिदास के जीवन पर कौन सा लिखा गया है? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है। आषाढ़ का एक दिन ये कालिदास के जीवन पर है। और लहरों के राजहंस ये महात्मा बुद्ध, ठीक है, ये महात्मा जो बुद्ध हैं उनसे संबंधित है। और आधे अधूरे पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनसे संबंधित है। बेटा खा लियो, हमने खा है, हमने खा लिया या पापा पूछ रहे खाए? दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारा 66 में सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
66 में सी सही हो जाएगा। ये उदय शंकर भट्ट का है, ठीक है। किसका है? एक दुर्गा एकांकी जो नाटक है ये उदय शंकर भट्ट जी का है। नेक्स्ट है उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी हैं एक ही कब्र में, 10,000 नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विस्की पुड़िया और धूम सिखा। ठीक है, ये सभी उदय शंकर भट्ट की एकांकी, इनको याद रखना। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी में मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने और शारदिया। ठीक है, ये जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी हैं। उपेंद्र नाथ दास की एकांकी खूब पूछी जाती है। लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवा, देवताओं की छाया में, चरवाहा देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसा साब कैसी आया। कैसा साब देखो, खिड़की राह किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है। और खिड़की किसकी है? उपेंद्र नाथ अस्क की है। दोनों अलग अलग हैं। सेठ गोविंद दास का है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वे मरा क्यों, स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी और पंचभूत। ये गोविंद दास के एकांक है, तो इनको सबको याद रख लेना। इन नाटकों में से कौन सा नाटक है जो भारतेंदु जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा। तो इनमें से जो भारत सौभाग्य है ये इन्होंने नहीं लिखा है। ये किसका है? प्रेमघन का नाटक है। ठीक है, भारत सौभाग्य जो नाटक है ये किसका है? प्रेमघन का है। भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु। भारत दुर्दशा भारतेंदु का तो है ही, है ना, भारतेंदु का नाटक तो मिलता ही है। जबकि ये प्रताप नारायण मिश्र का भी इस शीर्षक से नाटक मिलता है, जो अभी एग्जाम में भी किसी में पूछा गया है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? विष्णु प्रभाकर का जो रसोई घर में प्रजातंत्र एकांकी है, इसमें क्या है? निराशा, व्यंग्य, उद्बोधन या फिर क्षोभ। तो यहाँ पर 68 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ये व्यंग्यात्मक है। ठीक है, रसोई घर में क्या है? प्रजातंत्र है, ये व्यंग्यात्मक एकांकी है। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? हिंदी का इनमें से पहला नाटक किसको माना जाता है? तो 69 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आनंद रघुनंदन। ठीक है, आनंद रघुनंदन है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? महाराज विश्वनाथ के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महाराज विश्वनाथ जो कि रीवा के क्या थे? महाराज थे, उन्होंने ये लिखा था आनंद रघुनंदन। ये हिंदी का पहला नाटक माना है, याद रखना। ठीक है, आगे इन कृतियों में से कौन उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा नहीं रचित है? उपेंद्र नाथ अस्की अभी हमने ऊपर देखा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो, शतरंज की मोहरें, सितारों का खेल से, गर्म राह के शहर में घूमता है। लेकिन हमने वो एकांकी देखी थी, यहाँ पर काव्य संग्रह रचनाएं दे रखी हैं। ठीक है, तो 70 में हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, शतरंज की मोहरें। ये अस्क जी का नहीं है, ये किसका है? अमृतलाल नागर का है। ठीक है, सॉरी, अमृतलाल नागर की रचना है, याद रखना, नागर। ठीक है, सितारों का खेल, गर्म राख और शहर में घूमता ही नहीं, उपेंद्र नाथ अस्की जी के हैं। आगे बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? बेताल पच्चीसी उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अखिलेश, इनमें से बताना है। वैसे बेताल पच्चीसी नाम से जो रचना है वो लल्लू लाल ने भी लिखी है, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है ये उपन्यास किसका है। तो 71 में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सोमदेव भट्ट। ठीक है, सोमदेव भट्ट हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मृणाल की आत्म पीड़ा का चित्रण हुआ है? मृणाल की आत्म पीड़ा का चित्रण किसमें हुआ है? तो 72 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? त्याग पत्र हो जाएगा। ठीक है, त्याग पत्र। अब जानते हैं ये मृणाल कौन है? एक युवती की आत्म पीड़ा है ये। ठीक है, ये एक युवती है जिसकी आत्म पीड़ा का चित्रण इसमें किया गया है। निर्मल वर्मा का उपन्यास इसमें से कौन सा है? निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा? अंतिम अरण्य। ठीक है, अंतिम अरण्य किसका है? निर्मल वर्मा का है। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्य शाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बताइए, सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य शाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? तो यहाँ पर हमारा 74 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? ये मैया दास की माड़ी। ठीक है, मैया दास की माड़ी जो कि भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, भीष्म साहनी जी के द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास मैया दास की माड़ी। और बसंती इन्हीं का है ना। समय सरगम आप जानते हैं किसका है? कृष्णा सोबती का है समय सरगम।
कुंतो भी इन्हीं का है, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किया गया है? बताइए, फणीश्वर नाथ रेणु का कौन सा उपन्यास है जिसमें पूर्वी पाकिस्तान का अर्थ है बांग्लादेश, ठीक है। उस समय बांग्लादेश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण किसमें है? तो यहाँ पर हमारा 75 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? 75 में ये है जुलूस, ठीक है, ये जुलूस के अंदर है। ध्यान रखना। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? सूनी घाटी का सूरज ये उपन्यास किसका है? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। श्रीलाल शुक्ल जी का एक राग दरबारी उपन्यास है जो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है, और 1957 में ये लिखा गया था, याद रखना। 1968 में राग दरबारी लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का आपको चयन करना है जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सही विकल्प हो। वरद और विरद, ठीक है, ये इस तरह के शब्द युग्म आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जीआईसी में भी व्याकरण आप जानते हैं काफी वेटेज रहता है व्याकरण का। तो बताइए यहाँ पर हमारा 77 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? देखो, वरद क्या होता है? वर देने वाला, और विरद का अर्थ होता है यश, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। वरद वर देने वाला, विरद यश होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सही अर्थ वाला विकल्प चुनना है। उत्पल और उपल, उत्पल किसे कहते हैं और उपल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन 78 में भी क्या हो जाएगा? 78 में देखो, उत्पल किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। और उपल किसको बोलते हैं? पत्थर को बोलते हैं, ठीक है। उपल किसको बोलते हैं? पत्थर को। और उत्पल बोलते हैं कमल को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, सही आपको शब्द युग्म यहाँ पर भी ज्ञात करना है। अपमान या उपमान, अपमान का अर्थ क्या होता है? निरादर होता है। और उपमान अर्थ का अर्थ क्या होता है? जिससे तुलना होती है किसी चीज की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निरादर और जिससे तुलना हो। नेक्स्ट है, इनमें से भी शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन करना है। यहाँ एक एक टॉपिक से मैंने कुछ प्रश्न उठा लिए हैं। तो बताइए यहाँ पर हमारा 80 में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्याज और व्याज। देखो, ये वाला जो ब्याज होता है ना, ये ब बकरी वाला जिसमें आता है उसको तो सूद बोलते हैं, आप जानते हैं। इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है ना। इंटरेस्ट का अर्थ एक तो रुचि होता है, एक इंटरेस्ट का अर्थ ब्याज भी होता है, ठीक है। और ब्याज का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर बहाना होता है। ये वाला जो ब्याज होता है वो क्या होता है? बहाना होता है। तो सूद और बहाना। यहाँ पर दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है आपको। गुण गाना, गुण गाना यानी कि हरा देना, भारी पड़ना, मना करना या तारीफ करना। अगर हम किसी के गुण गा रहे हैं तो समझ लीजिए हम उसकी क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं भाई, है ना। यहाँ पर भी एक और मुहावरा है, फूलना फलना। फूलना फलना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 82 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ये है फूलना फलना यानी कि धनवान होना, है ना। अगर किसी के घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, धन बढ़ता है, तो उसको कहते हैं बड़ा फल फूल रहा है यार ये तो, है ना। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। दाल में काला होना, दाल में काला होना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो 83 में हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? दाल में काला होना यानी कि संदेह की बात होना। जब हमें किसी चीज पर संदेह होता है तो हम कहते हैं यहाँ तो दाल काली है ना, कुछ तो दाल काली है। दिए गए मुहावरे का यहाँ पर भी मुहावरा एक और है, आकाश का फूल होना। आकाश का फूल होना, ईर्ष्या से जलना, भूख लगना, अति क्रोधित होना, अप्राप्य होना। आकाश का फूल होना, अब आकाश में कभी पहली बात तो फूल लगते नहीं है ना। ये एक ऐसी अप्राप्त चीज है जिसको हम मतलब प्राप्त कभी नहीं कर सकते। तो 84 में हमारा अप्राप्य होना, मतलब कोई चीज हमारे लिए क्या है? बहुत ही मतलब दुर्लभ है, जिसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात करना है। मन मेला करना, मन मेला करना, किसी चीज से क्या करना है? मन मेला हो जाता है जब हमारा, तो उसकी तरफ हम मुड़ कर नहीं देखते, ठीक है। तो 85 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विमुख होना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विमुख होना हो जाएगा। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ ज्ञात करना है आपको। नाम फैलाना, नाम फैलाना, उत्सुक होना, बहुत प्यार करना, चौकन्ना होना है, पर मशहूर होना। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताना है। नाम फैलाना, तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 86 में डी हो जाएगा, मशहूर होना, ठीक है। क्या हो जाएगा? मशहूर होना। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, मतलब यहाँ पर जो विराम चिन्ह है
वो थोड़ा-सा आगे पीछे लगे हुए हैं। अब आप यहाँ पर बताइए कौन-सा हमारा शुद्ध हो जाएगा? तो 87 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, इसमें आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है? इसमें प्रश्न पूछा गया है और यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? याद रखना। आगे है ये वाला जो चिन्ह आपको दे रखा है, वैसे तो इसको इक्वल बोल देते हैं हम, बराबर बोल देते हैं, है ना? लेकिन ये विराम चिन्ह, इस विराम चिन्ह का अर्थ क्या है? जब हम इसे विराम चिन्ह में यूज़ करते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा 88 में राइट ऑप्शन क्या होगा भई? तो ये हो जाएगा बी, तुल्यता सूचक हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? तुल्यता सूचक। बराबर का अर्थ यही होता है ना, तुल्य, तुल्य का अर्थ भी बराबर होता है। तो ये क्या होता है? तुल्यता सूचक हम इसको बोलते हैं, बराबर का, ठीक है? आप गाएँ तो मैं नाचूँ, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? आप गाएँ तो मैं नाचूँ, इस वाक्य में जो क्रिया है वो किस काल का बोध करा रही है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 89 में। देखिए, आप गाएँ तो मैं नाचूँ, मतलब यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, अगर आप गाएँगे तो मैं नाचूँगी, ठीक है? तो ये नाचूँगी अभी नाची नहीं है, तो ये क्या है? हेतु, हेतु मद भविष्यत काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेतु, हेतु मद भविष्यत हो जाएगा। आप गाएँ तो मैं नाचूँ, है ना? तो जो इस तरह से कोई एक शर्त जहाँ पर होती है ना, मतलब कुछ बैड लगती है कि भई तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँ, या उसने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया, उस तरह से। यहाँ पर हेतु, हेतु मद, है ना? हेतु, हेतु मतलब एक की भलाई से दूसरे की भलाई होना है, ऐसे समझ लीजिए। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? शायद कल यहाँ निर्माण का क्या होगा? शिलान्यास होगा, है ना? निर्माण का शिलान्यास होगा, तो इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? शायद कल यहाँ, मतलब कल होगा, अभी हुआ नहीं है। तो 90 में हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 90 में हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत हो जाएगा, ठीक है? संभाव्य भविष्यत हो जाएगा, याद रख लेना। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। संभाव्य मतलब संभावनाएं, हो भी सकता है, कोई अड़चन भी आ सकती है। आगे, पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है? पक्षी उड़ रहे हैं, यहाँ पर इस समय कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये होता है अपूर्ण वर्तमान का उदाहरण, ठीक है? पक्षी उड़ रहे हैं, है ना? उड़ रहे हैं यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको हम क्या करेंगे? बोलते हैं। इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी, तो वह कलकत्ता जाता है। ये ऑप्शन हमारा इसमें बिल्कुल राइट है, सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है। लता गीत गा रही थी, इसमें से किसका उदाहरण है? ठीक है, लता गीत गा रही थी, इनमें से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर हमारा 93 में राइट ऑप्शन क्या होगा भाई? लता गीत गा रही थी, मतलब पूरा उसने गाया नहीं था, तो ये अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है? वर्तमान काल के जो भेद हैं वो कितने हैं? तो 5 हैं, याद रखना है इनको। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसमें व्याकरण के वेटेज थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। वैसे तो देखो जीआईसी में व्याकरण अच्छा खासा आता ही है ना? लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता था इसमें इतने पीडीएफ के अंदर हैं। चलिए ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बता देना, ठीक है? हिंदी साहित्य के ही क्वेश्चन मैं वैसे तो 50 करवाती हूँ डेली।